25 दिन 11 किलो वजन कम, लेकिन इरादे अब भी उतने ही मजबूत। सोनम वांगचुक अस्पताल के बिस्तर से ऐसा संदेश दिया है जिसने एक बार फिर से देश में भूख हड़ताल की ताकत और उसकी राजनीति पर बहस छेड़ी है। सवाल सिर्फ वांगचुक का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत में भूख हड़ताल आज भी सत्ता को झुकाने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हथियार है। गांधी से लेकर अन्ना हजारे और इरोम शर्मिला तक किन किन आंदोलनों ने इतिहास बदला है और कौन सी लड़ाइयां अधूरी रह गई, चलिए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। 25 दिनों के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने अस्पताल से वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि अनशन के दौरान उनका करीब 11 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन उनका हौसला अभी कायम है। वांगचुक ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उकसावे और लाठीचार्ज के बावजूद संयम बनाए रखा। उन्होंने बताया कि कई मंत्री, सांसद और 65 सांसदों के हस्ताक्षर वाला आग्रह उन्हें अनशन खत्म करने के लिए मिला है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार छात्रों पर कार्रवाई और दर्ज FIR रोकने का भरोसा देती है तो वो आज ही अपना अनशन खत्म कर देंगे। यदि ऐसा आश्वासन नहीं मिला तो उनका अनशन जारी रहेगा। बता दें, सोनम वांगचुक का ये पहला अनशन नहीं है। इससे पहले भी वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता अनशन करते हैं। वैसे हमारे देश में भूख हड़ताल काफी समय से होती आई है। महात्मा गांधी ने भी देश को आजादी दिलवाने के लिए भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल का हमारे देश में काफी लंबा इतिहास रहा है। कुछ हड़तालें इतने दिनों तक चली कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और मांगे माननी भी पड़ी। वहीं ऐसे कई मौके भी आए हैं कि सरकार ने मांगे नहीं मानी और जबरन भूख हड़ताल तोड़वा दी। भूख हड़ताल को लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता रहा है। आज इस लेख के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक से पहले किन किन लोगों ने भूख हड़ताल की और इसके क्या क्या कारण थे और ये सफल हुई या नहीं। जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक पहली बार भूख हड़ताल पर डटे थे। इससे पहले लद्दाख बचाओ आंदोलन के लिए 2 बड़े अनशन वो कर चुके हैं। 2 साल पहले 6 मार्च 2026 को उन्होंने क्लाइमेट फास्ट किया था।
ये करीब 21 दिनों तक चला था, जिसके बाद उसी साल 2024 में अक्टूबर में सोनम वांगचुक ने 16 दिनों के लिए भूख हड़ताल की। ये हड़ताल लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। उनका कहना था कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जो और पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। बता दें कि उनकी ये मांगे पूरी नहीं हुई। आगे इसमें और भी कई नाम जुड़े हुए। सबसे पहले बात करें तो पोट्टी श्रीरामुलु। भारत में भूख हड़ताल पर एक नजर डालें तो पोट्टी श्रीरामुलु का नाम काफी चर्चा में रहता है। बता दें, श्रीरामुलु एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था। अनशन के 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को हालत खराब होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का ऐलान किया था। इसमें दूसरे नंबर पर है मास्टर तारा सिंह। श्रीरामुलु के आमरण अनशन के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह इस लिस्ट में सबसे पहले थे। उन्होंने 1961 में पंजाबी बोलने वाले राज्य बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दखल के बाद 48 दिनों के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था। तीसरे नंबर पर है संत फतेह सिंह। शिरोमणि अकाली दल नेता संत फतेह सिंह ने 1966 में चंडीगढ़ को उस समय बनाए गए पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दखल दिया और उन्होंने 10 दिन बाद अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया, क्योंकि उनकी मांग अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ज्वाइंट राजधानी बना हुआ है। अब आते हैं तेलंगाना के गठन को लेकर चंद्रशेखर राव का अनशन। तो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश से अलग राज्य के गठन को लेकर 29 नवंबर 2009 को आमरण अनशन शुरू किया। सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया। चंद्रशेखर राव की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन का प्रोसेस शुरू किया। के चंद्रशेखर राव ने 11 दिनों बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। इसमें इरोम शर्मिला भी पीछे नहीं रही। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम चानू शर्मिला ने राज्य से अफसा कानून हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने साल 2000 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम में यह अनशन शुरू किया। बता दें, ये विरोध असम राइफल्स के जवानों द्वारा करीब 10 नागरिक की हत्या के विरोध। उन्होंने 16 सालों तक भोजन और पानी त्याग दिया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती उन्हें नाक के द्वारा पोषण देने की व्यवस्था की। 9 अगस्त 2016 को अपना अनशन समाप्त किया और विरोध जारी रखा। उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी। वहीं अन्ना हजारे भी मैदान में डटे रहे। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर अपनी पहली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें एक मजबूत एंटी करप्शन कानून बनाने की मांग की गई। इस उपवास ने करप्शन के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे देश भर के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का सपोर्ट मिला। सरकार के प्रस्तावित कानून से असहमति के बाद हजारे ने अगस्त 2011 में दूसरे अनिश्चितकालीन उपवास की घोषणा। विरोध शुरू होने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया। फिर उपवास को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रोज हजारों सपोर्टर इकट्ठा होते थे, जिससे ये आजादी के बाद भारत में सबसे बड़े सामूहिक विरोध प्रदर्शन में से एक बन गया। हजारे के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन से आखिरकार लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ, जिससे भारत में करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी तरक्की। इस आंदोलन को आखिरकार इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC कहा गया और इसने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी बनाने का रास्ता बनाया। इसके बाद आते हैं गंगा किनारे खनन को लेकर स्वामी निगमानंद कांड। स्वामी निगमानंद, जिन्हें निगमानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है, एक सिंधु साधु थे जिन्होंने 115 दिन की भूख हड़ताल के बाद आखिरी सांस ली। स्वामी निगमानंद 2011 में उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे गैर कानूनी रेत माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 13 जून 2011 को देहरादून के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा और इलाके के कुछ हिस्सों में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। हालांकि एक्टिविस्ट ने कहा कि बड़ी चिंताएं अभी भी अनसुलझी हुई हैं। इसके बाद आते हैं दर्शन सिंह फेरुमान। सिख एक्टिविस्ट दर्शन सिंह फेरुमान ने 15 अगस्त 1969 को आमरण अनशन किया था। फेरुमान चंडीगढ़ और पंजाबी बोलने वाले इलाकों को पंजाब में शामिल करने की मांग कर रहे थे। पंजाब 1966 में भाषा के आधार पर बना था, लेकिन सभी पंजाबी बोलने वाले इलाकों को राज्य में नहीं लाया गया था। दर्शन सिंह फेरुमान की 1969 में किसी भी तरह का खाना खाने से मना करने के बाद मौत हो गई। 74 दिन के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने सहित उनकी मुख्य मांगे
कभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। इसके बाद आती है बंगाल की ममता बनर्जी। 2006 में ममता बनर्जी ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में खेती की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ भूख हड़ताल की। ये विरोध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के सिंगूर में टाटा नैनो कार फैक्ट्री के लिए 997 एकड़ उपजाऊ कई फसलों वाली खेती की जमीन के जबरदस्ती अधिग्रहण के खिलाफ था। ये विरोध पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम मोड़ बन गया और इसने लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद की। ममता बनर्जी ने 26 दिनों तक उपवास किया। उपवास के दौरान बनर्जी की सेहत बहुत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निजी तौर पर दखल लिया था। प्रधानमंत्री से जमीन विवाद को सुलझाने का वादा करते हुए एक लिखित अपील मिलने के बाद उन्होंने 29 दिसंबर 2006 की आधी रात को हड़ताल खत्म कर दी। ममता बनर्जी 2011 में बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और 2026 तक लगातार 3 टर्म तक इस पद पर रही। अब आती है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर की सबसे खास 20 दिन की भूख हड़ताल 2006 में। उन्होंने नर्मदा घाटी में विस्थापित परिवारों के लिए सही पुनर्वास पक्का किए बिना सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले का विरोध किया था। ये भूख हड़ताल 28 मार्च से 17 अप्रैल तक चली, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद आते हैं सूरत सिंह खालसा। सूरत सिंह खालसा ने 82 साल की उम्र में 16 जनवरी 2015 को अनशन शुरू किया और 14 जनवरी 2023 को अपना अनशन तोड़ा। इस दौरान उन्हें नाक की नली से खाना दिया गया, मणिपुर की इरोम शर्मिला की तरह। खालसा के अनशन का मकसद उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाना था जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद पंजाब की जेलों में बंद थे। उन्होंने लुधियाना जिले के हसनपुर गांव में अपने घर से अपना अनशन शुरू किया, लेकिन ज्यादातर समय लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बिताया। कहा जाता है कि सिख कैदी जगतार सिंह हवारा की अपील की वजह से उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से ठीक पहले अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद आते हैं जीडी अग्रवाल। आईआईटी प्रोफेसर से पर्यावरणविद बने जीडी अग्रवाल ने 2018 में ऐतिहासिक 11 दिन का उपवास किया। उन्होंने सरकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स और गैर कानूनी माइनिंग रोकने की मांग की थी ताकि गंगा नदी साफ और बिना रुकावट बहती रहे। 112वें दिन ऋषिकेश के एम्स में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने खास तौर पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों पर सभी प्रोजेक्ट्स को रोकने की मांग की थी। 22 जून 2018 को उन्होंने एक और अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया था, जो उनका आखिरी उपवास। 9 अक्टूबर को उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया और मुंह से दवाइयां, पानी या कोई भी तरल पदार्थ लेने से भी उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद आते हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। 16 नवंबर 2024 को मिस्टर डल्लेवाल ने सभी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की लीगल गारंटी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। हड़ताल के दौरान उनकी बिगड़ी सेहत की वजह से इस विरोध ने ध्यान खींचा। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 6 अप्रैल 2025 को अपनी 131 दिन लंबी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी। उनकी ये घोषणा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा डल्लेवाल से अपना उपवास खत्म करने की अपील के एक दिन बाद आई। भारत के इतिहास में भूख हड़ताल सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं रहा, बल्कि कई बार इसने सत्ता को झुकाने पर मजबूर कर दिया। किसी आंदोलन ने नया राज्य दिलाया, किसी ने बड़ा कानून बनाया, तो किसी ने पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें सोनम वांगचुक पर है। क्या उनका अनशन भी इतिहास के ऐसी ही सफल आंदोलन में दर्ज होगा या फिर उनकी मांगे भी अधूरी रह जाएंगी? सोनम वांगचुक का अनशन आखिर कब तक खत्म होगा? सरकार क्या फैसला लेगी और उनकी मांगों का क्या होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतिहास इतना जरूर बताता है कि भारत में भूख हड़ताल सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं रही, बल्कि कई बार इसने सरकारों को फैसले बदलने पर मजबूर किया है। नए राज्य बनवाए हैं, बड़े कानून बनवाए हैं और पूरे देश में जन आंदोलन खड़े किए। अब देखना होगा कि क्या वांगचुक का आंदोलन भी इतिहास के उन्हीं पन्नों में अपनी जगह बना पाएगा या फिर ये भी अधूरी मांगों के साथ खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।